हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष गौतम स्टडी विथ मनीष चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण अनुसूचियों को लेकर आया हूं। भारतीय संविधान की इस अनुसूचियों से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अत्यधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी को ध्यान में रख करके इस वीडियो को तैयार किया गया है। अगर भारतीय अनुसूचियों की बात की जाए तो जितने भी किताब हैं उन सभी में इस अनुसूचियों को दिया गया है, और यूट्यूब चैनल पर अगर आप सर्च करेंगे तो बहुत से चैनल इस संबंधित टॉपिक से वीडियो प्रोवाइड किए हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में आप लोगों को कहानी के माध्यम से इन सभी अनुसूचियों को इतने बेहतर ढंग से याद करवा दूंगा कि शायद ही आप इसे भूल पाएंगे। अगर 2 से 3 बार इस वीडियो को लगातार देख लेंगे तो निश्चित रूप से इन सभी अनुसूचियों में जो भी तथ्य वर्णित किए गए हैं उन सभी को अच्छे से याद कर पाएंगे। तो आइए हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ यह समझते हैं कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियाँ तथा कितने भाग वर्णित है। तो जिस समय भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, उस समय भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ तथा 22 भाग थे। तो हम लोग यहाँ पे यह समझते हैं कि जो अनुच्छेद, अनुसूचियाँ और भाग हैं यह होते क्या हैं। तो जिस प्रकार से आप किसी बुक का अध्ययन करते हैं तो उसमें अध्याय बांटा गया रहता है कि इस बुक में 8 अध्याय हैं, इस 8 अध्याय के कितने कितने पार्ट हैं और इस अध्याय में क्या क्या उद्देश्य दिए गए हैं, क्या क्या तथ्य इसमें शामिल किए गए हैं। उसी प्रकार से यह जो संविधान है यह भी एक प्रकार की किताब है, और इस किताब में कितने तथ्य दिए गए हैं, कौन कौन से इसमें कौन कौन से पहलू को रखा गया है, उन सभी को अनुसूचियों, भाग और अनुच्छेद के माध्यम से शामिल किया गया है। तो जिस समय मूल संविधान में भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, उस समय 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे। लेकिन समय समय पर आवश्यकता अनुसार इसमें संशोधन किया गया, और वर्तमान में जो भारतीय संविधान है इसमें कुल 463 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 25 भाग हैं। यह जो 12 अनुसूचियाँ हैं इसमें 8 अनुसूचियों के बाद लगभग 4 अनुसूचियों को संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है। वैसे तो आज भी वर्तमान में भी जितने भी अनुसूचियाँ, भाग और अनुच्छेद हैं उतना ही है अगर मूल रूप से देखा जाए तो। जैसे अनुच्छेद 21A है, अनुच्छेद 51 क है, अनुच्छेद 351 क है, यानी इस अनुच्छेद में क, ख, ग ऐसे करके इसको संशोधन करके जोड़ा गया है। अगर इन सभी संशोधनों को जोड़ेंगे तब अनुच्छेदों की संख्या 463 होती है, और अनुसूचियों की संख्या 12 और भाग की संख्या 25 है। लेकिन अगर एग्जाम में यह पूछता है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में कितने भाग दिए गए हैं और उसमें 25 और 22 दोनों दिया है, तो आप लोग 22 को ही सही करेंगे। तो आइए हम लोग विभिन्न अनुसूचियों में कौन कौन से पहलू को रखा गया है उन सभी को देखते हैं। तो जो पहली अनुसूची है, सबसे पहले हम लोग यह समझते हैं कि मान लीजिए आपको कोई जॉब करने जाना है, और जॉब के लिए जब आप जाते हैं तो जो इंटरव्यूअर होता है, साक्षात्कार लेने वाला होता है, वह आपसे पूछता है कि आप किस देश में, किस राज्य तथा किस जिले के रहने वाले हैं। यानी आपसे आपका पता पूछता है, आपका स्थान पूछता है। तो पहली अनुसूची में भी यह बताया गया है कि भारत में कितने राज्य हैं तथा कितने संघ शासित क्षेत्र हैं, इन सभी का इसमें वर्णन किया गया है। तो यहाँ से इसको हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। जैसे आप कोई जॉब करने जाते हैं तो वहाँ पे इंटरव्यूअर जो होता है, जो साक्षात्कार लेने वाला होता है, आपसे आपका पता पूछता है कि आप किस राज्य में, किस जिले में रहने वाले हैं। तो पहली अनुसूची में भी यह बताया गया है कि भारत में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सभी का उल्लेख पहली अनुसूची में किया गया है। और यहाँ पे हमें यह भी जान लेना है कि जो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था, इसको 69वें संविधान संशोधन के द्वारा घोषित किया गया था। यह कई बार, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। तो 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। हम लोग दूसरे अनुसूची को देखते हैं। तो जब आप जॉब के लिए गए और आपको
जॉब के लिए जो इंटरव्यूअर ने पूछा तो आपने जब पता बता दिया, तो अब आप यह जानना चाहेंगे कि यह जो पद है जिस पे मैं सिलेक्शन के लिए यहाँ पे आया हूँ, तो इसका वेतन भत्ता और पेंशन कितना है। तो जब आप यह जान लेंगे कि इसका वेतन पेंशन और भत्ता कितना है, तब उसके बाद उस पद को आप ग्रहण करेंगे। तो दूसरी अनुसूची में यही बताया गया है कि भारत के जितने भी प्रमुख पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते एवं पेंशन इन सभी का उल्लेख दूसरी अनुसूची में किया गया है। या जो भारत के प्रमुख पदाधिकारी हैं, जैसे भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश, महानियंत्रक, लेखा परीक्षक, ये जितने भी मुख्य पदाधिकारी हैं, कैबिनेट मंत्री, इन सभी को वेतन भत्ते और पेंशन का दूसरी अनुसूची में वर्णन किया गया है। तो जब आप यह जान जाएंगे कि कितना हमारा वेतन भत्ते एवं पेंशन है, तब आप यह कहेंगे कि अब मैं इस पद को ग्रहण करूंगा, यानी आप उस पद का शपथ ग्रहण करेंगे। तो तीसरी अनुसूची में यह बताया गया है कि यह जितने भी प्रमुख पदाधिकारी हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, लोकसभा अध्यक्ष और जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, इन सभी के लिए जो शपथ बनाया गया है, इसमें शपथ का प्रारूप का प्रावधान किया गया है। यानी तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप का वर्णन किया गया है। अब हम लोग चौथी अनुसूची को देखते हैं। तो जब आप उस पद पर शपथ ग्रहण कर लेंगे, तो शपथ ग्रहण करने के बाद अब आगे के सोचेंगे, आगे बढ़ने के लिए सोचेंगे, और आप यह सोचेंगे कि हमें राज्यसभा में कैसे जाना है। तो चौथी अनुसूची में यही बताया गया है कि राज्यों एवं संघ क्षेत्रों में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व कितना है, यानी सभी राज्य क्षेत्रों एवं संघ शासित क्षेत्रों में राज्यसभा का आवंटन कितना है, सीटें कितनी है, उनका प्रतिनिधित्व कितना है, यह चौथी अनुसूची में बताया गया है। तो जब आप राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हो जाएंगे, तब आपके ऊपर यह जिम्मेदारी आ जाएगी कि इस देश में जितने भी शोषित दमित वर्ग हैं, यानी जो SC ST हैं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति हैं, इनका उत्थान कैसे किया जाए। तो पांचवी अनुसूची में यही वर्णन किया गया है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए कुछ विशेष रूप से प्रशासन एवं नियंत्रण किया जाए। यानी पांचवी अनुसूची में SC ST के लिए विशेष प्रशासन का वर्णन किया गया है। अब हम लोग छठवीं अनुसूची को देखते हैं। तो जब आप लोग SC ST के प्रशासन का नियंत्रण एवं उसका प्रशासन का जब सही ढंग से दायित्व से संभाल लेंगे, तब उसके बाद जो अति जनजाति क्षेत्र हैं, जहाँ पे अत्यधिक जनजाति निवास करते हैं, उसके उत्थान की सोचेंगे। तो छठवीं अनुसूची में जो पूर्वोत्तर की राज्य हैं, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन चारों राज्यों में जो जनजाति निवास करते हैं, उन जनजाति लोगों के विकास के लिए एक अलग से प्रशासन के बारे में सोचेंगे। यानी छठवीं अनुसूची में यही बताया गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जो जनजाति लोग रहते हैं, जनजाति लोगों के लिए अलग से प्रशासन का इस छठवीं अनुसूची में वर्णन किया गया है। हम लोग सातवें अनुसूची को देख लेते हैं। तो जब आप लोग इस देश में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के उत्थान के लिए जब आप कार्य कर लेंगे, तो यहाँ पे एक चुनौती आएगी कि केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा कैसे किया जाए। यानी केंद्र सरकार किन मुद्दों पर काम करेगी और राज्य सरकार किन मुद्दों पर काम करेगी। तो इसके लिए सातवीं अनुसूची बनाया गया है, और इन अनुसूचियों में केंद्र एवं राज्यों के जो अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों का बंटवारा किया गया है कि केंद्र सरकार किन पहलुओं पर कार्य करेगी और राज्य सरकार किन पहलुओं पर कार्य करेगी। तो सातवीं अनुसूची यहाँ से याद हो गई कि केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का इसमें बंटवारा किया गया है। और इस सातवीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के मध्य 3 सूची बनाए गए हैं। इन 3 सूचियों के माध्यम से इनके शक्ति का बंटवारा केंद्र एवं राज्य के मध्य किया गया है। तो पहली जो सूची बनाई गई है, यह संघ सूची है, और संघ सूची में जितने भी विषय शामिल किए गए हैं, उन सभी विषयों पर केंद्र सरकार को विधि बनाने का अधिकार है। यानी इन सभी विषयों पर जो कार्य करने का अधिकार है, वह केंद्र सरकार को है। तो हम लोग यह जान लेते हैं कि संघ सूची में कितने विषय शामिल किए गए हैं। तो तत्कालीन समय में 97 विषय शामिल किए गए थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 3 अन्य विषय भी शामिल कर दिए गए हैं। वर्तमान में संघ सूची में जो विषय हैं वह 100 विषय है। और
हम लोग यह देख लेते हैं कि संघ सूची में किन किन विषयों को शामिल किया गया है जहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं उन्हीं तथ्यों को शामिल किया हूँ, क्योंकि इसमें 97 विषय हैं, तो 97 विषय को यहाँ पे दिखाना मुश्किल है। यहाँ पे सिर्फ उन्हीं विषयों को शामिल किया हूँ जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो जितने भी विदेशी मामले हैं, जितने भी विदेश से संबंधित कार्य किए जाते हैं, उन सभी पर केंद्र सरकार का अधिकार है, यानी विदेशी मामले जो है वह केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद रेडियो तथा टेलीविज़न जैसे प्रसारण संसाधन, यानी जितने भी रेडियो संबंधित या टेलीविज़न संबंधी संसाधन उपलब्ध हैं, इन सभी पे केंद्र सरकार का अधिकार है। उसके बाद जो डाकघर है, डाकघर का भी जो अधिकार है यह केंद्र सरकार का है, यानी जो डाक व्यवस्था है, डाक व्यवस्था, इस पे केंद्र सरकार का अधिकार है। और जनगणना हो गया, जनगणना, बैंकिंग, बीमा क्षेत्र, रेलवे क्षेत्र, नौसेना, वायुसेना, सेनाएं, रक्षा उद्योग, भारत की रक्षा, संयुक्त राष्ट्र संघ, युद्ध और शांति, राष्ट्रीय राजमार्ग, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकिंग, चलचित्र फिल्मों की मंजूरी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय आदि जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं, ये सभी केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं, यानी केंद्र सरकार इस पर कार्य करती है। जो निगम कर है, निगम कर तो बहुत बार पूछा गया, बैंकिंग और भारतीय रिजर्व बैंक और निगम कर, यह कई बार एग्जाम में पूछा गया कि यह किस क्षेत्र का है, तो यह संघ सूची का विषय है। और कर एवं सेवाएं, यह भी संघ सूची का विषय है। हम लोग दूसरे सूची को देख लेते हैं। दूसरी सूची का नाम है राज्य सूची। तो जो राज्य सूची है, राज्य सूची में कुल 66 विषय दिए गए हैं, 66 विषय दिए गए हैं, लेकिन वर्तमान में इसमें सिर्फ 61 विषय ही हैं, इसमें 5 विषयों को हटा दिया गया। तो जो राज्य सूची है, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को होता है, यानी राज्य सरकारें ही इन सभी विषयों पर कानून बना सकती हैं, इसका क्रियान्वयन कर सकती हैं। लेकिन ये राज्य सूची में जो विषय दिए गए हैं, अगर ये राष्ट्रीय हित से हैं, अगर ये राष्ट्रीय हित से संबंधित हैं, तो ऐसे में केंद्र सरकार भी इस पर कानून बना सकती है, अथवा केंद्र सरकार भी इसको क्रियान्वयन कर सकती है। हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि राज्य सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय शामिल किए गए हैं। तो इसमें जो पुलिस विभाग है, पुलिस विभाग यह राज्य सूची के अंतर्गत है, यानी राज्य सरकार के अंतर्गत पुलिस विभाग आता है। स्थानीय शासन जैसे पंचायती राज व्यवस्था, नगर पालिकाएँ, यानी वर्तमान में जो पंचायती चुनाव होने वाले हैं, नगर पालिकाएँ जो चुनाव होती हैं, ये सभी राज्य सरकार के अधीन ही आती हैं, यानी राज्य सरकारें ही पंचायती व्यवस्था को संचालित करवाती हैं। यहाँ पे कई बार यह भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि स्थानीय शासन का जनक कौन है, तो स्थानीय शासन का जनक लॉर्ड रिपन है, लॉर्ड रिपन। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है, तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। उसके बाद राज्य सूची के अंतर्गत कृषि क्षेत्र तथा आय पर कर जो लगाया जाता है, यह सभी राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, यानी कृषि संबंधित जो विषय हैं और आय पर जो टैक्स लगाया जाता है, इनकम का जो टैक्स लगाया जाता है, ये सभी राज्य सरकारें देखती हैं। उसके बाद जन स्वास्थ्य, यानी जो हेल्थ से संबंधित, चिकित्सीय संबंधित अधिकार हैं, ये सभी राज्य सरकार उपलब्ध कराती हैं। पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, रेलवे पुलिस, जो रेलवे पुलिस है, यह भी एग्जाम में कई बार पूछा गया कि यह किस के अंतर्गत आते हैं, तो यह राज्य सरकार के अंतर्गत रेलवे सूची आती हैं। और भूमि सुधार, यह भी एग्जाम में कई बार पूछा गया कि भूमि सुधार किसके अंतर्गत आता है, तो यह राज्य सूची के अंतर्गत आती है। हम लोग तीसरे सूची को देख लेते हैं, जिसका नाम है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में कुल 47 विषय दिए गए थे, लेकिन वर्तमान में इसमें कुल 52 विषय शामिल किए गए हैं। यह जो समवर्ती सूची है, इस सूची में जितने भी विषय दिए गए हैं, इन सभी पे विधि बनाने का जो अधिकार है वह केंद्र एवं राज्य सरकारें दोनों के हैं। यानी जो समवर्ती सूची में जितने भी विषय शामिल किए गए हैं, उन सभी विषयों पर केंद्र सरकारें तथा राज्य सरकारें दोनों जो है विधि बना सकती हैं, और दोनों इस विधि को बना करके इस पे क्रियान्वयन
कर सकते हैं। तो आइए हम लोग यह देखते हैं कि समवर्ती सूची में किन किन विषयों को शामिल किया गया है। तो विवाह और विवाह विच्छेद यानी जो डिवोर्स होता है और जो विवाह होता है, इससे संबंधित अगर कोई भी मामला होता है तो इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अपना निर्णय दे सकते हैं। शिशु और अवयस्क दत्तक पुत्र जो होते हैं, इससे संबंधित अगर कोई मैटर आता है तो इस पर केंद्र एवं राज्य सरकारें दोनों अपने अपने अधिकार प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद जो वन विभाग है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, यह भी समवर्ती सूची का विषय है। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यह विवाह और विवाह विच्छेद भी कई बार पूछा गया है, और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है यह भी कई बार पूछा गया कि यह किसका विषय है, तो यह समवर्ती सूची का विषय है। वन जीव जंतुओं और पक्षियों का संरक्षण, यह भी समवर्ती सूची का विषय है। उसके बाद जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, आर्थिक और सामाजिक योजना, आपराधिक मामले, दंड प्रक्रिया, यह सभी समवर्ती सूची का विषय है। और जो शिक्षा, यह शिक्षा तो लगभग 15 से 20 बार एग्जाम में पूछा गया है कि शिक्षा किस सूची का विषय है, तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। प्रारंभ में जो शिक्षा था यह सिर्फ और सिर्फ राज्य सूची का विषय था, लेकिन बाद में इसको संशोधन किया गया इसमें, और संशोधन के बाद इसको समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया। तो यहाँ पे हम लोग यह समझ लेते हैं कि किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल कर दिया गया। तो इसमें 46वें संविधान संशोधन 1976 की धारा 57 धारा 57 के अंतर्गत शिक्षा को राज्य सूची से स्थानांतरित करके समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। अब हम लोग 8वीं अनुसूची को देख लेते हैं कि 8वीं अनुसूची में क्या वर्णन किया गया है। तो 8वीं अनुसूची में वर्तमान में जो भारत में 22 भाषाएं हैं, इन सभी 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। लेकिन यहाँ पे हम लोग यह समझ लेते हैं कि जिस समय भारतीय संविधान लागू हुआ था, यानी 26 जनवरी 1950 में जब 8वीं अनुसूची थी, उस समय भारत में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था, तो उस समय मूल रूप से सिर्फ 14 भाषाएं ही शामिल थी। और उसके बाद समय समय पर इसमें संशोधन किया गया और संशोधन करके इसमें अन्य भाषाएं शामिल कर दिया गया है, और वर्तमान में कुल भाषाएं 22 हैं। तो हम लोग यहाँ यह जान लेते हैं कि किस किस संविधान संशोधन के द्वारा इन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो वर्ष 1967 में सिंधी भाषा को शामिल किया गया। इस सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था, तथा वर्ष 1992 में कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, इसको फिर से देख लेते हैं, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा KNM, के से कोंकणी, एन से नेपाली, एम से मणिपुरी। इन तीनों भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। उसके बाद वर्ष 2003 में संथाली, डोगरी, मैथिली, बोडो, इन सभी को 92वां संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। संथाली, डोगरी, मैथिली, बोडो, अगर इसको शॉर्ट में अगर याद करना है तो इसका एक ट्रिक है SDM B। SDM को आप जानते ही हैं, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसके बाद B जोड़ देंगे तो S से हो जाएगा संथाली, D से हो जाएगा डोगरी, M से हो जाएगा मैथिली और B से हो जाएगा बोडो। इन सभी चारों भाषाओं को 92वां संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। अब 9वीं अनुसूची को देख लेते हैं कि 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया। तो 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया कि 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। तो 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा शामिल किया गया, और वर्तमान में इस 9वीं अनुसूची में कुल 284 विषय शामिल किए गए हैं, यानी 284 अधिनियम शामिल किए गए हैं। यह जो 9वीं अनुसूची है, यहाँ पे यह समझ लेते हैं कि यह किससे संबंधित है। तो जिस समय भारतीय संविधान लागू किया गया था उस समय भूमि सुधार, ये भूल लिखा गया गलती से, यहाँ पे भूमि होगा, भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा। यह जमींदारी प्रथा
उस समय लागू था और जमींदारी प्रथा से संबंधित जितने भी उन्मूलन थे, यानी जमींदारी प्रथा के कारण जो भी समाज में असमानताएं व्याप्त थी, जो भी परेशानियां उत्पन्न होती थी, उन सभी को दूर करने के लिए भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा से संबंधित कुछ प्रावधान किए गए और जमींदारी प्रथा को उन्मूलन इसी नवीं अनुसूची को शामिल करके किया गया। तो यहाँ पे बस यहाँ पे यह समझना, इतना ही समझना है कि जो नवीं अनुसूची है वह भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा से संबंधित है। यानी जो नवीं अनुसूची है भू सुधार और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित है। अब हम लोग 10वीं अनुसूची को देखते हैं। जो 10वीं अनुसूची है इसको भारतीय संविधान में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा शामिल किया गया। यह बहुत इम्पोर्टेंट है और लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। यह जो 10वीं अनुसूची है इसमें दल बदल कानून बनाया गया है। यानी आप लोगों को यह मालूम है कि पहले क्या होता था कि जो कोई भी चुनाव होता था, चाहे विधानसभा का, लोकसभा का, तो उसमें जो सदस्य होते थे वह चुनाव लड़ने के बाद वह पार्टी बदल लेते थे। ऐसा खास करके बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस में देखने को मिलता था कि बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी जीतता था, उसके बाद जीतने के बाद वह तुरंत पार्टी बदल लेता था, दूसरे पार्टी में चला जाता था। तो ऐसा होने से जो पार्टियां थी उसको बहुत नुकसान होता था। तो उसी को दूर करने के लिए संविधान में एक संशोधन किया गया और संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची शामिल किया गया कि अगर कोई भी सदस्य चुनाव जीतने के बाद अगर दल बदलता है, यानी पार्टी चेंज करता है, तो उसकी जो सदस्यता है वो सदस्यता रद्द हो जाएगी। अगर उसको अपना पार्टी बदलना है तो चुनाव से पहले ही बदल लेना पड़ेगा। चुनाव संपन्न होने के बाद वह पार्टी चेंज नहीं कर सकता। अगर ऐसा करता है तो उसकी सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। तो हम लोग 11वीं अनुसूची को देखते हैं। जो 11वां अनुसूची है इसमें पंचायत की शक्तियाँ, पंचायत के अधिकार और पंचायतों की क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं, उन सभी का वर्णन 11वीं अनुसूची में किया गया है। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय शामिल किए गए हैं। तो यहाँ से सिर्फ इतना प्रश्न पूछा जाता है कि 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो यह पंचायतों से संबंधित है। और 11वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया, तो 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया। अब 12वीं अनुसूची को देख लेते हैं। तो जो 12वीं अनुसूची है इसमें नगरपालिका की शक्तियाँ, उसके अधिकार और उसकी जिम्मेदारियों को बताया गया है। यानी नगरपालिका की क्या शक्तियाँ हैं, उनके कौन कौन से कार्य हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या है, इन सभी का वर्णन 12वीं अनुसूची में किया गया है। तो यहाँ से सिर्फ इतना प्रश्न पूछता है कि 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो यह नगरपालिका से संबंधित है और इसमें कुल 18 विषय शामिल किए गए हैं। और यहाँ से यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया, तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो अनुसूची से संबंधित जितने भी तथ्य थे इन सभी को बता दिया गया है। अगर इस वीडियो को आप लोग 2 से 3 बार देख लेंगे तो जितने भी अनुसूचियाँ हैं ये अनुसूचियाँ अच्छे से याद हो जाएंगे। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तथा अगर कोई भी त्रुटि हुई हो या फिर कोई भी इसमें संशोधन करना हो तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अपना सुझाव अवश्य दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।